हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं मनोज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी द्विविमीय आकृति जो तीन रेखाखंड से घिरी या बंद हो, त्रिभुज कहलाती है। इसका मतलब त्रिभुज होने के लिए हमें कोई भी ऐसी आकृति चाहिए जिसमें तीन भुजाएं होनी चाहिए। जैसे एक, ये दो, ये तीन। इसमें देखिए एक, दो और ये तीन, तीन भुजाएं होंगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज। ये इस त्रिभुज का क्या नाम है? ABC। और इस वाले त्रिभुज का नाम PQR। अच्छा, अब त्रिभुज में जानने वाली बात यह है कि त्रिभुज में होता क्या क्या है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। भुजाओं की अगर मैं बात करूं आपसे, तो भुजाएं जैसे ये PQ हो गया, ये QR हो गया, ये PR हो गया। यहाँ ABC वाले त्रिभुज में इसमें देखिए, ये AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा, तीन भुजाएं हो गई इसमें। और क्या हो जाते हैं? इसमें तीन कोण हो जाते हैं। जैसे BAC कोण हो गया, ACB कोण हो गया और ABC और ACB। ऐसे यहाँ देखिए PQR, QPR और PRQ, ये कोण। इस तरीके से इसमें तीन भुजाएं, तीन कोण हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं। किसी दो भुजाओं का योग जो होगा त्रिभुज में, वो तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होगा। किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारी त्रिभुज की 5 सेंटीमीटर भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। दूसरी ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज कुछ अच्छा सा लेते हैं। सपोज करिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 है। तो देखिए, आप किसी भी दो भुजा को ऐड करिए। जैसे देखिए हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 + 3 को। आंसर कितना आएगा? 8। अब 8 जो आंसर आया, ये आपके इस वाले 4 से बड़ा है कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बड़ा है। ऐसे ही सेम किसी भी दो भुजा को आप और ऐड करिए। आपका मर्जी हो रहा है तो आप 4 और 3 को ऐड कर लीजिए। 4 3 कितना हो जाएगा? 7। बची हुई भुजा तीसरी कौन सी है? 5। देखिए 5 से आंसर बड़ा आ रहा है कि नहीं 7 में? तो बिल्कुल बड़ा आ रहा। तो इसका मतलब त्रिभुज की किसी भी दो भुजा को अगर जोड़ा जाता है तो हमेशा उसकी तीसरी भुजा से बड़ा आंसर देगा। और क्या? अंतः कोणों का योगफल इसके सदैव कितना होगा? 180 अंश। अंतः कोणों का योगफल बोलें तो ये जो अंदर के एंगल हैं, ये अगर जैसे हम मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अगर हम तीनों को जोड़ कर देखें, 60 + 60 + 60, 60 + 60 + 60, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 180 अंश। ऐसे अगर इस त्रिभुज में हम बात करें, सपोज करिए ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री हो जाता है और ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री हो जाता है। अब भी आप देखिए 30 + 60 और +90 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 180 डिग्री। यानी कि किसी भी त्रिभुज के अगर अंतः कोणों के अंदर के सभी कोणों को जोड़ा जाए तो आंसर हमेशा कितना देगा? 180 अंश देगा। ये डेफिनेट है। अब हम बात करें अगर माध्यिका की, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि माध्यिका होती क्या है। तो माध्यिका के बारे में हम आपको बताते चलें। किसी भी त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से उसके सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा ही माध्यिका होती है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है आपके लिए कि त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अच्छा, अब अगर हम माध्यिका की बात करें तो इसको और गहराई से अगर आप समझना चाहते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पर ये भुजा BC है। अब BC का ये मध्य बिंदु देखिए R है, यहाँ पे R। अब इस मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा AR देखिए सीधे इसके सामने वाले शीर्ष को मिला रही है। मतलब एकदम सामने वाले जो शीर्ष होगा उसको मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु से, यही हमारी क्या होती है? माध्यिका। तो इस त्रिभुज में आपके BC भुजा से जो माध्यिका जा रही है वो AR हो गई। अच्छा, ऐसे ही देखिए ये AB भुजा जो है, AB से एक माध्यिका PC है।
ऐसे ही देखिए AC भुजा जो है, AC भुजा से एक माध्यिका ये BQ है। इस तरीके से माध्यिकाएं होती हैं। अच्छा, त्रिभुज में मैक्सिमम कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? 3। ऐसे ही यहाँ पर देखिए PQR में भी, यह भी देखिए एक ग्रीन लाइन से बनी है, एक रेड से बनी है और एक ब्लैक से बनी है, ये तीनों माध्यिकाएं हैं। अब आपको हम बताते चलें साथ ही साथ में कि माध्यिकाओं का ये जो कटान बिंदु होता है जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसी का नाम केंद्रक होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि केंद्रक किसे कहते हैं, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु, लंबार्धकों का कटान बिंदु, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु, ऐसे ऑप्शन दे देगा 4 तो उसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? माध्यिका का कटान बिंदु जो होता है यही हमारा क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। आगे बातें समझ में। अब आपको और बताते चलें, ये जो माध्यिकाएं होती हैं प्यारे बच्चों, ये हमेशा एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। किस अनुपात में? 2:1 की। जैसे कि अगर यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले त्रिभुज में A से लेकर O तक, मतलब AO, और दूसरा पार्ट क्या है? OR। अगर AO यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर होगा तो OR कितना होगा? 1। अनुपात का मतलब आप समझते हैं ना। ऐसे अगर AO की वैल्यू हम कहें 4 हो जाएगा तो ये OR कितना हो जाएगा? मतलब 2 से यहाँ गुणा हुआ, 2 से यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, तो OR कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसे ही अगर हम आपको बताएं AO अगर आपका 2x होगा तो OR आपका 1x होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे पहचानेंगे, तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से एक ट्रिक बता देते हैं। ये माध्यिकाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो इसके शीर्ष की तरफ वाला भाग होता है ये हमेशा 2 इकाई होता है, और ये जो यहाँ से ये वाला पार्ट होता है जो भुजा की तरफ वाला भाग होता है ये हमेशा 1 इकाई होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये हमेशा 2:1 के अनुपात में माध्यिकाएं एक दूसरे को विभाजित करती हैं। समझ में आ गई बातें? अब आगे चलें। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं शीर्ष लंब के बारे में, यानी कि त्रिभुज में शीर्ष लंब क्या होता है। तो अब शीर्ष लंब के बारे में हम बता दें। अब तक हम लोग माध्यिका सीख रहे थे। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। यानी कि आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं समझा दूं कि त्रिभुज का कोई भी शीर्ष हो, जैसे ये मान लीजिए आपका PQR एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में देखिए एक शीर्ष पकड़िए, ये P। अब P से आपको ऐसी लाइन खींचना है इसके सामने वाली भुजा पर, जैसे इसके सामने वाली भुजा QR है ना, तो इस पर एक ऐसी लाइन खींचना है जैसे हमने ये देखिए PM खींच रखा है, ऐसा खींचना है कि ये भुजा पे आके 90 डिग्री का एंगल बना ले। बातें स्पष्ट हुई? मतलब शीर्ष से ऐसी भुजा हमें खींचनी है, शीर्ष से ऐसी एक रेखा खींचनी है जो भुजा के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 अंश का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। तो यहाँ पे हमारी ये जो PM रेखा है ये क्या है? शीर्ष लंब हो गई। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ABC वाली भुजा में, ABC वाले त्रिभुज में यहाँ पर भी देखिए हमने शीर्ष लंब खींच रखा है। ये एक शीर्ष लंब देखिए CT है, एक शीर्ष लंब BS है, एक शीर्ष लंब AB है। ये सभी क्या है? शीर्ष लंब है, क्योंकि ये देखिए सब भुजा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? ये भुजाओं के साथ 90 अंश का, ये देखिए 90 अंश का, ये देखिए 90 अंश का। तो ऐसी रेखा जो सम्मुख शीर्ष से 90 अंश का कोण बनाए सम्मुख भुजा पर, ऐसी रेखा जो सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, सम्मुख शीर्ष मतलब जो कोण है, जो शीर्ष लिया गया है उसके सामने वाली भुजा, जैसे ये वाली अगर शीर्ष लेते तो इसके सामने ये वाली भुजा है ना, तो ऐसे ही। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा शीर्ष ले लें, जैसे हमने ये ले लिया क्यू वाला शीर्ष, तो इसके सामने वाली भुजा देखिए ये है। तो अगर हम Q से ऐसे कोई लाइन खींचे जो आपके PR पर सम्मुख वाली भुजा पर यहाँ 90 अंश का कोण बनाए, तो यह भी इसका शीर्ष लंब होगा। तो देखिए इसीलिए हमने इस वाले त्रिभुज में लिख रखा है, देखिए यहाँ पे 3 शीर्ष लंब हैं आपके। अब बात आती ये है कि शीर्ष लंब जो होता है इसका कटान बिंदु क्या कहलाता है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ज्यामिति में, NTPC में। आपकी परीक्षा साममुख है और आप लोग खूब मेहनत करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें और आप लोग अपने मुकाम को हासिल कर पाएँ, जितने दिन से जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं। और आप लोग लास्ट तक वीडियो तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ बेहतर जानकारी ज़रूर मैं दे पाऊँगा। तो देखिए जो माध्यिका का कटान बिंदु था, माध्यिका का जो कटान बिंदु था उसको हम लोग केंद्रक बोलते थे, लेकिन जो शीर्ष लंबों का कटान बिंदु है, देखिए यहाँ पर ये जो शीर्ष लंबों का कटान बिंदु है
इसको हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्थो सेंटर। अब बात कर लेते हैं आगे लंबार्धक की। तो लंबार्धक क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, हम आपको बताते चले लंबार्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें क्या करना रहता है, इसमें एक ऐसी रेखा ये आपको खींचनी रहती है जो आपके भुजा के मध्य बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाए। मतलब जैसे देखिए, ये हमने एक कोई त्रिभुज बना दिया मान लो। अब ये त्रिभुज है तो यहाँ पर मान लो ये बीचों बीच पार्ट हमने इस वाली भुजा का ले लिया। अब इस भुजा पर हम कोई भी एक ऐसी लाइन खींचे जो 90 अंश का कोण बनाए। उस शीर्ष को मिले या ना मिले, चाहे शीर्ष से मिले या ना मिले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भुजा के मध्य बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा ही हमारी क्या कहलाती है? लंबार्धक। किसी भी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए, बस यही रेखा हमारी लंबार्धक होती है। अब ये लंबार्धक क्या होता है? अब लंबार्धक का जो कटान बिंदु होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। परिकेंद्र बोले तो सरकम सेंटर बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? परिकेंद्र मतलब अगर यहाँ पे हम लोग अपना वो कंपास रखें, मतलब जो गोला प्रकार होता है, अगर यहाँ पर ओ वाले सेंटर पर रखकर ऐसे घुमाएं तो ये जो गोला बनेगा ये इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छू करके जाएगा। यानी कि परि मतलब होगा बाहर और केंद्र मतलब होगा केंद्र, मतलब बाहर से बनने वाले वृत्त का केंद्र होता है यहाँ पे। तो कई बार ये आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिकेंद्र होता है लंबार्धकों का कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लंबार्धक का कटान बिंदु। किसी भी त्रिभुज के लंबार्धक का जो कटान बिंदु होता है वो परिकेंद्र होता है, यानी कि वो बाहर से ऐसे एक ऐसा वृत्त का निर्माण करेगा, ऐसे सर्किल बनाएगा जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष को टच करता हुआ निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका लंबार्धक। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कोणार्धक की। कोणार्धक यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है? तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है? त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। यानी कि अब तक हम लोग क्या देखे, ये भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा था। देखिए यहाँ पर ये दोनों पार्ट इक्वल थे। अब यहाँ पर ये कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। कोण मतलब जैसे अगर ये आपका यहाँ पे त्रिभुज हो जाए, त्रिभुज, और ये मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है। अगर हम यहाँ से कोई ऐसी लाइन खींच दें जो इसको 30 डिग्री एंगल में विभक्त कर दें, मतलब कि ये आधा इधर हो जाए आधा इधर हो जाए, तो ये वाली जो लाइन है जो कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणार्धक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोणार्धक। यही कोणार्धक होता है। अब क्या बताएं, जैसे आपकी तीन माध्यिकाएं होती हैं, तीन लंब केंद्र होते हैं, तीन लंबार्धक होते हैं, ऐसे ही आपके तीन कोणार्धक भी होंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये कोण ए है। देखिए यहाँ पर भी एक लाइन है जो आपके कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रही है। यहाँ पर ये वाला कोण बी है। देखिए इस इधर से भी एक लाइन ऐसे आई है जो आपके बी कोण को भी दो बराबर भागों में बांट रही है। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए सी वाले कोण से भी एक लाइन ऐसे गई है जो आपके दो बराबर भागों में सी को डिवाइड कर दे रहा है। तो यही जो दोनों ये जो कोणों को बराबर दो भागों में जो बांटने वाली लाइन है प्यारे बच्चों, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कोणार्धक। अब क्या होता है, अब कोणार्धक का जो कटान बिंदु होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त केंद्र या फिर अंतः केंद्र बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे जो इसका कटान बिंदु है, यहाँ पे आप अपना वो रखते हैं कंपास रख करके, और यहाँ तक की दूरी लेकर के ऐसे अगर इसको घुमा दें तो इसके अंदर में एक सर्कल बनेगा जो इसकी भुजाओं को टच करता हुआ निकल जाएगा। इसको आप लोग करके देखिएगा। अगर आपको ये चीज़ देखना है प्रैक्टिकली तो मैं आपको वीडियो इस पर भी बना दूंगा सेपरेट, इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो ये लंबार्धक क्या होता था? ये परिकेंद्र होता था, मतलब ये बाहर से ऐसे सर्किल बनाता था जो इसके शीर्षों को छू करके निकलता था। लेकिन ये अंतः केंद्र जो होगा, यानी कि यहाँ पर जो वृत्त बनेगा वो ऐसे अंदर में ऐसे त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ निकल जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग अंतः केंद्र। अंतः केंद्र किसे कहते हैं? कोणार्धक का कटान बिंदु। और परिकेंद्र किसे बोलते हैं? लंबार्धक का कटान बिंदु। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आइए अब हम लोग सीखते हैं त्रिभुज के प्रकार, मतलब त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज के कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए त्रिभुज जो होते हैं ये सबसे पहले इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो बंटवारा इनका किया गया भुजाओं के आधार पर और एक बंटवारा किया गया है कोणों के आधार पर।
भुजाओं के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, और कोणों के आधार पर भी ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब अगर हम बात करें इन त्रिभुजों के बारे में कि पहला त्रिभुज जो कोणों के आधार पर बांटा गया उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? 90 अंश से कम हो, मतलब तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण किसे बोलते हैं? ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 90 अंश से कम और 0 डिग्री से बड़ा हो, तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। तो त्रिभुज ऐसा अगर कोई हो जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं, जैसे देखिए इस वाले में हमने लिख रखा ना, पहले वाले कोण का मान देखिए 54 डिग्री है, दूसरे वाले बी का मान 68 डिग्री है और सी वाले का मान 58 डिग्री है। अच्छा, अगर हम लोग 68, 54 और 58 को अगर जोड़ते हैं तो हमारा 180 अंश पूरा भी हो रहा है, क्योंकि हमने क्या बताया था अभी कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो ये हो गया आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग। और ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। अब अगला हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? तो समकोण त्रिभुज का सीधा सा अर्थ होता है प्यारे बच्चों, कोई भी एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। अच्छा, एक से ज़्यादा कोण 90 अंश नहीं हो सकता किसी भी त्रिभुज में। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पे हमारे पास जैसे कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये एक कोण हमने कर दिया 90 अंश, ये वाला भी कोण हमने कर दिया 90 अंश, दो कोण 90 अंश कर दिया। अब तीसरा कोण कुछ भी रहा हो, अगर हम इन्हीं दोनों कोणों को जोड़ कर देखें तो 90-90 हो जाएगा 180 अंश। तो भाई जब दोनों कोणों का, दो ही कोणों का योग 180 अंश हो गया तो तीसरा कोण कहाँ बनेगा? यानी कि तीनों कोण का योग 180 अंश होना चाहिए ना, तो यहाँ पर दो ही कोण मिला करके 180 अंश हो गया। तो ऐसा कभी कोई त्रिभुज संभव नहीं है कि जिसके दो कोणों को मिला करके 180 हो जाए, यानी कि दो उसमें समकोण हो। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए सिर्फ आपको एक ही कोण मिलेगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। अच्छा, शेष दोनों कोण आपके न्यून कोण हो जाएंगे। जैसे ये 90 हो गया, ये 30 अंश हो जाए, ये 60 अंश हो जाए। अब ये संभव है 180 अंश, लेकिन ये कहिए कि दोनों कोण 90 अंश, दोनों कोण कभी 90 अंश नहीं हो सकता है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अब आगे चलते हैं अधिक कोण त्रिभुज पर। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज प्यारे बच्चों जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा हो, 90 प्लस थीटा हो। जो देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है 90 प्लस थीटा का मतलब 90 से ज़्यादा कुछ भी हो, चाहे 91 डिग्री हो जाए, चाहे 92 डिग्री हो जाए, चाहे 100 डिग्री हो जाए, लेकिन 90 से ज़्यादा हो। तो ऐसा कोण जो 90 से अधिक हो, अधिक कोण हो, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। अब अधिक कोण बोलते किसे? सबसे बड़ी बात ये, जैसे ये अधिक कोण किसे कहेंगे? तो ऐसा कोण जो आपके 90 अंश 180 अंश से छोटा हो लेकिन 90 अंश से हो बड़ा, मतलब 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से क्या हो? छोटा हो। तो ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कोई अधिक कोण हो। अच्छा, एक कोण अधिक कोण होगा तो शेष दोनों कोण न्यून कोण होना संभव ही है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं भुजाओं के अनुसार कोणों के प्रकार। तो भुजाओं के अनुसार ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, जैसे ये यहाँ पे आप ABC देख रहे हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण भुजाएं आपस में बराबर हों उनको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे ये वाला अगर इसका 6 सेंटीमीटर हो जाए भुजा, ये वाला भी 6 सेंटीमीटर हो जाए, ये वाली भी भुजा 6 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजाएं देखिए बराबर हो गई लंबाई में। ये भुजा A है तो ये वाली भुजा भी A हो जाए, तीनों भुजाएं आपस में A हो जाए, तब भी ये समबाहु त्रिभुज हो गया। A का मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। जैसे ये 5 सेंटीमीटर होती है, ये भी 5 हो जाए, ये भी 5 हो जाए, ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। अगला होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे ही देखिए इसे पता चल जाएगा। सम मतलब बराबर हो, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों A हैं और ये तीसरा कोई C भी जो भुजा है। अब जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये वाली 5 सेंटीमीटर भुजा हो जाए, ये 5 सेंटीमीटर भुजा हो जाए और ये वाला आपका 3 सेंटीमीटर भुजा हो जाए। अब देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और तीसरी भुजा अलग है, तो ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब अगली बात करते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे ही देखिए पता चला, विषम मतलब जो बराबर ना हो, जो विषम हो, जो अलग हो, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में अलग अलग हों।
जैसे ये ए है तो ये बी हो तो ये सी हो, जैसे ये 5 है तो ये 6 हो तो ये 8 हो, है ना। ऐसे ही मान लीजिए ये 4 है ये 3 है, ये 4 हो ये 3 हो तो ये 5 हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। अब आगे आइए कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में और जान लेते हैं हम लोग। तो एक इसके सबसे पहले नोट्स में आप लोग नोट करके रखिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे किसी भी त्रिभुज की ये देखिए दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो इस वाली भुजा के और इस वाली भुजा के ये जो दोनों कोण होंगे ये भी आपस में बराबर ही होंगे। ये त्रिभुज का नियम होता है। ऐसे इसका उल्टा, अगर आपस में ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। सदैव त्रिभुज का ये नियम होता है। जैसे ये भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो अगर इसके सामने का ये कोण 30 अंश है तो इसके भी सामने का ये कोण 30 अंश होगा। जैसे ये भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, अगर इसके सामने का कोण ये 60 अंश है तो इसके भी सामने का कोण 60 अंश होगा। अगर इसका रिवर्स हम बात करें, जैसे ये कोण अगर 60 अंश है, ये भी कोण 60 अंश होगा, तो इसके सामने की ये वाली भुजा इसके सामने की इस वाली भुजा के सदैव बराबर होगी। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ये होता है त्रिभुज के बारे में कुछ। आगे चलें, आगे क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपका आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें प्यारे बच्चों कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, नहीं पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है, ये एक महान गणितज्ञ थे, इन्होंने एक प्रमेय दी थी। और ये प्रमेय किस पर दिए थे, ये लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होता है पाइथागोरस का थ्योरम। इन्होंने ये देखा था कि कभी भी अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है, सबसे पहले इसको समझिए, ये इसको कहा जाता है कर्ण। मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और बची हुई शेष दोनों भुजाओं को हम लोग एक को आधार बोलते हैं, एक को लंब बोलते हैं। जो लाइन खड़ी होती है इसको लंब बोलते हैं और जो लेटी होती है इसको आधार बोलते हैं। अगर इस त्रिभुज को आप ऐसे पलट दीजिए तो ये वाला उल्टा हो जाएगा। अब ये जैसे हमने बड़ी वाली भुजा देखिए, ये ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी हो गया, तो 90 की ये सामने तो हमेशा ये कर्ण रहेगा। अब लंब आप चाहे बी को बोलिए, आधार ए को बोलिए, तो ये लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी आपस में बदलता नहीं है। तो और एक चीज़ बताएं, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। जैसे ये 90 अंश है, ये वाला आपका 60 अंश हो जाएगा, ये वाला 30 अंश हो जाए। तो देखिए 60 अंश के सामने की भुजा ये 30 अंश के सामने वाली भुजा से देखिए बड़ा है कि नहीं, ए वाला। मतलब बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर और बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। इन चीज़ों को एकदम नोट करके रख लीजिए दिमाग में, आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब पाइथागोरस ने क्या बताया था, पाइथागोरस ने बताया था प्यारे बच्चों कि ये जो कर्ण का वर्ग होता है, मतलब कि ये जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है, मतलब अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर किया जाए तो बची हुई दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम के बराबर आएगा आंसर। यानी कि दोनों छोटी भुजाएं हैं, अगर उनको स्क्वायर करके जोड़ लिया जाए तो बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर आंसर देगा सदैव, हमेशा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता दें, ये वाली ले लीजिए आप भुजा, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये वाली 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए आप 4 का स्क्वायर करिए, इस वाली भुजा का स्क्वायर करिए, प्लस इस वाली भुजा का स्क्वायर करिए। तो देखिए 4 चौक 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 16 9 कितना होगा 25, 25 आया। अच्छा ये बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर करिए, 5 का वर्ग कितना हुआ, तब भी आप पाएंगे 25 आया। तो देखिए जो दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ने पर आंसर आया था स्क्वायर करके, वही देखिए बड़ी भुजा का आंसर आया। तो यही बताए थे पाइथागोरस ने कि कर्ण का जो वर्ग होता है, यहाँ पे भूल गए सॉरी, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर लिख लेना, यहाँ पे आधार का स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर होगा ये हमेशा किसके इक्वल होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी को उल्टा कह सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा। मतलब लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे तो कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है। आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है
जिसके बारे में समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे पहले जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, ए बी बी सी और सी। जैसे ये ए हो तो ये भी ए हो तो ये भी ए हो, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कि उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक है ना। परिकेंद्र बोले तो लंबार्धकों का कटान बिंदु, अंतः केंद्र बोले तो कोणार्धक का कटान बिंदु, लंब केंद्र बोले तो शीर्ष लंबों का कटान बिंदु और केंद्रक बोले तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ये तीनों एक ही होता है, चाहे आप माध्यिका खींचिए, चाहे शीर्ष लंब खींचिए, चाहे लंबार्धक खींचिए, ये तीनों जो है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये इसीलिए कहा जाता है कि वह कौन सा त्रिभुज है। ये इस पर क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, 1000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके कंपटीशन में, एनटीपीसी में, रेलवे में और यूपीपी में, यूपीएसआई में, लेखपाल में, हर एक जगह इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा अंतः केंद्र तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो वो आपका कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए अच्छे से। समझ में आई बातें? आगे चलें। आगे अगर हम बात करें तो कुछ और भी इसके नोट्स हैं। जैसे किसी भी त्रिभुज की माध्यिका, शीर्ष लंब, लंबार्धक तथा कोणार्धक एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर आकर के कहीं न कहीं मिलेंगे। जैसे माध्यिका जो होगी एक दूसरे से आपस में आकर के एक ही जगह मिलेगी, लंबार्धक जो होगा वो भी एक दूसरे से आके एक दूसरे को एक ही जगह पर मिलेंगे, कोणार्धक जो होंगे वो भी एक दूसरे को आके एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। बस अंतर सिर्फ इतना ही होगा कि माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होगा, माध्यिका मतलब किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये भुजा मध्य बिंदु है, इसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। तो माध्यिका जो होगी ये भी आपस में एक दूसरे को एक ही जगह पर कट करेंगे, इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, है ना। और ये एक दूसरे को किस अनुपात में काटते हैं? 2:1 में, मतलब शीर्ष की तरफ 2 अनुपात और इसकी तरफ 1 अनुपात। इसको कभी भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये हो गया आपका माध्यिकाओं का कटान बिंदु। और अब अगर हम बात करें कि और भी इसके नोट्स के बारे में, तो त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये भी हमने आपको बता ही दिया। त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा भी होता है, ये भी आप याद रखिए। जैसे इस वाले त्रिभुज में ही हम आपको देखिए एग्जाम्पल दे देते हैं। ये तीनों भुजाएं ए बी सी हैं, तो अगर हम लोग a माइनस बी निकालें तो ये हमेशा आंसर छोटा आएगा सी वाली भुजा से। जैसे a माइनस सी निकालें तो हमेशा आंसर छोटा देगा किससे? बी वाली भुजा से। मतलब अगर योग जो होता है, अगर योग निकालते हैं किसी भी दो भुजाओं का, त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग निकालते हैं तो वो सदैव बड़ा आता है, लेकिन अगर अंतर निकालें किसी भी दो भुजाओं का तो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा देता है। ये फैक्ट याद रखिए, नहीं तो त्रिभुज संभव ही नहीं होगा। और देखिए, त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है, ये हो गया। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें तो जो सबसे जनरल फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। अब ये क्या चीज़ें हैं? जैसे देखिए, लंब क्या होता है? वही जो हमने आपको बताया, शीर्ष लंब या फिर लंब बोल सकते हो आप। जैसे कोई भी ये हमारे पास त्रिभुज है, ये जो नीचे रहता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। अगर यहाँ से कोई ऐसी लाइन खींचा जाए इसके शीर्ष को मिलाने वाले का, शीर्ष लंब ही होता है। तो ये शीर्ष लंब की लंबाई अगर जैसे हमें मान लीजिए पता है 4 सेंटीमीटर और ये भुजा की लंबाई मान लीजिए पता है 6 सेंटीमीटर, तो इसका अगर क्षेत्रफल हमको बताना है तो हम करेंगे 1/2 गुणे आधार। आधार किसे कहते हैं? जिस भुजा पर 90 अंश का कोण बनता है उसको आधार बोलते हैं। तो 1/2 गुणे आधार का मतलब 6 और गुणे लंब का मतलब 4। तो देखिए, अगर आप इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 चौक 12, तो इसका भुजा का क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी रहेगी इसकी माप उतना यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार मतलब जहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। अब त्रिभुज का परिमाप के बारे में अगर बात करें तो परिमाप, परि का मतलब होता है चारों तरफ का, माप मतलब माप। त्रिभुज के चारों तरफ का जो माप होगा यही हमारा परिमाप होगा। मतलब कि अगर हम त्रिभुज के चारों तरफ एक राउंड ऐसे मारें तो हम कितनी दूरी कुल चलेंगे, यही हमारी टोटल दूरी ही हमारी क्या होती है? परिमाप होता है, या पेरीमीटर बोलते हैं इसको। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है हमारे पास कोई, इसकी भुजा ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है।
अगर हम तीनों इस त्रिभुज का परिमाप हमें बताना तो हम क्या करेंगे, 7 + 8 + 5, मतलब ये और ये तीनों को जोड़ लेंगे तो 8 × 5 = 13 और 13 × 7 कितना हो जाएगा, 20, है ना। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब आगे चलें, परिमाप हो गया। और त्रिभुज के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो विषम बाहु त्रिभुज में अक्सर काम आता है, वो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरो सूत्र। ये हीरो सूत्र √S × S - A × S - B × S - C, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। हम आपको बता दें, त्रिभुज की सिर्फ भुजाएं आपको पता हों तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं बिना कोई हेजिटेशन के, बिना किसी अन्य फॉर्मूले के आप। तो ये त्रिभुज का हीरो सूत्र कहा जाता है, S × S - A × S - B × S - C। अब जहाँ पे यस क्या होता है, तो यस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। जैसे हमने परिमाप बताया ना कि तीनों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए, A + B + C, 8 7 + 5 आपने जोड़ा था तो तीनों 20 आया था। अब ये परिमाप को अगर आप आधा कर दीजिए, जैसे 20 आया था तो उसका आधा कर दीजिए, आप हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बोले तो आधा परिमाप। तो किसी भी त्रिभुज का ये जो S होता है वो तीनों भुजाओं का योगफल का हाफ, A + B + C का आधा होता है, इसी को हम लोग अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो आपको अर्ध परिमाप लेना है यहाँ पे यस का, और उसके बाद उसी भुजा में से आपको हर एक भुजा को घटा देना है, और उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लो, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस पर हम क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन कराएंगे, बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आप समझते रहिए। जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका सोल्यूशन मैं कर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आगे आपके बारे में कुछ हम चर्चा कर लेते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है, सबसे पहले ये जानें। तो जैसे कोई त्रिभुज है प्यारे बच्चों, ये देखिए आपका ABC हमने एक त्रिभुज बना रखा है, और किसी भी एक भुजा को अगर आप ऐसे आगे बढ़ा देते हैं तो ये बाहर एक कोण जो बनता है। अच्छा, ये त्रिभुज के अंदर जो बने इनको अंतः कोण बोलते हैं। अब ये जो बाहर कोण बना इसको बोलते हैं बहिष्कोण, मतलब बाहर वाला कोण। ये हो गया आपका बहिष्कोण। जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये जो बहिष्कोण होती है इसकी खासियत सबसे बड़ी ये होती है कि अपने सम्मुख अंतः कोणों की, तो अंतः कोण जो सम्मुख होते हैं उनका योगफल के बराबर होता है। अच्छा, अब इसमें हम आपको बताएं त्रिभुज का सम्मुख कोण। तो सबसे बात देखिए, ये आपका बहिष्कोण हो गया, और ये जो अंदर में आप देख रहे हैं ये इसका एडजेसेंट एंगल है, मतलब संलग्न कोण है। तो आपको संलग्न कोण नहीं लेना है, इस कोण के ये जो आपका बहिष्कोण है इसके अंदर में देखिए, तो ये अंदर में इसके सामने, इसके जस्ट सामने देखिए ये कोण है, एक ये कोण है। तो ये जो आपका अंतः कोण होता है इन्हीं के दोनों के योगफल के बराबर होगा। जैसे ये वाला अगर हम आपसे कहें 60 डिग्री है, ये वाला आपका 20 डिग्री है, तो ये वाला अगर आपसे बहिष्कोण पूछता है तो यही दोनों अंतः कोणों को जोड़ लीजिए, 60 20 कितना हो जाएगा, 80, मतलब ये बहिष्कोण आपका 80 डिग्री का होगा। बस इतना ही कहने का मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान जो होता है उसके सम्मुख दो अंतः कोणों के योगफल के सदैव बराबर होता है। अच्छा, अब थोड़ी सी और बात कर लें। हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल सदैव कितना होता है, 180 अंश। तो ऐसे ही अगर देखिए इस वाली भुजा को हम बढ़ा दिए, इस वाली भुजा को ऐसे बढ़ा दिए, इस वाली भुजा को बढ़ा दिए, तीनों भुजाएं हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3 4 5 6 नंबर से हमने इसको डिनोट किया है। तो ये आपके 3 बहिष्कोण हो गए। तो ऐसे ही बहिष्कोणों का अगर आप योगफल निकालेंगे, यहाँ जोड़ लो इसको और इसको, तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो सदैव आपको 360 मिलता है। इसको नोट करके रखिएगा। अंतः कोणों का मान 180 होता है। देखिए 1 2 3 ये आपके अंदर में बन रहे हैं, अंतः कोण है, उनका योग 180 अंश होता है। लेकिन ये 5 4 5 और ये 6, ये देखिए ये बाहर कोण बन रहे हैं, मतलब ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण को अगर आप कभी भी जोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो ये हमेशा कितना आएगा, 360 अंश आता है। समझ में आई बातें। अब जैसे हमने बताया कि बहिष्कोण जो है सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे ये आप कोण 4 लीजिए तो इसके जस्ट बगल वाला छोड़ दीजिए, ये 1 नंबर, क्यों, क्योंकि वो अंतः कोण है। बचे हुए जो अंदर में दोनों कोण हैं उनको आप जोड़ लीजिए, तो एंगल 2 एंगल +3 दोनों जोड़ेंगे तो ये एंगल 4 के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर हम लोग एंगल 5 की बात करें तो एंगल 5 का मान इसके बगल का 2 वाला छूट जाएगा, तो ये 1 और 3 को जोड़ने पर आंसर आएगा 5 का। ऐसे ही अगर हम लोग एंगल 6 को आंसर में लाना चाहें, मतलब एंगल 6 वाला कितना होगा, तो एंगल 6 की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो इसके जस्ट बगल वाला 3 नंबर छोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ लीजिए अंदर वाले में, यही इसका मान होता है। अब चलते चलते हम आपको रिवीजन करा देते हैं प्यारे बच्चों, बस सिर्फ 2 मिनट लगेगा। आप लोग अपने आप को आंकिए, आप समझिए कितना आपको याद है, कितना आपने समझा अभी तक।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज किसी भी तीन भुजाओं से घिरी व बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होता है, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष लंब होते हैं, और किसी भी दो भुजा का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, सदैव 180 अंश होता है। अब हम आपसे बात करें माध्यिका के बारे में, तो किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसका ये कटान बिंदु क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे केंद्रक कहलाता है। अच्छा, अब शीर्ष लंब होते हैं। शीर्ष लंब क्या होता है, ऐसी रेखा जो सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो उसका कटान बिंदु क्या होता है, जिसको हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। अच्छा, अब भुजाओं का जो लंबार्धक होता है, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पर डाला गया 90 अंश का कोण, ये लंबार्धक होता है। लंबार्धकों का कटान बिंदु क्या होता है, तो ये परिकेंद्र होता है। ऐसे ही अगर कोणार्धकों का कटान बिंदु की बात करें, तो कोणार्धकों का कटान बिंदु क्या होता है, तो वो अंतः केंद्र होता है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आप बिना कहीं देखे बताइएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, जैसे ये कर्ण है, ये आधार है, ये आपका लंब है, तो कर्ण का वर्ग जो होता है वो सदैव किसके इक्वल होता है, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। ऐसे ही अगर हम लोग भुजाओं में बात करें, तो ये अगर भुजा आपकी सी रही होगी, ये भुजा ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सदैव होता है सी स्क्वायर के। और किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण सदैव सम्मुख दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा डियर स्टूडेंट्स, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपके लिए हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और जानकारी के लिए लाते रहेंगे, जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी करिए, और जो आपकी क्वेरीज़ हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और जब इस पर हम क्वेश्चंस कराएंगे तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको एक बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से समझा पाऊंगा। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, और हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।